कक्षा 12वीं के वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ जो है सारा आकाश बाकी है। सारा आकाश की उत्तरार्ध का जो सिलेबस है वह कक्षा 12वीं के इंटरनल असेसमेंट में जो है रखा गया था, जो आपकी हाफ ईयरली परीक्षा होती है। किंतु 12वीं के हिसाब से आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेना हमारा दायित्व था, इसलिए हमने उसको क्वेश्चन में जो है कवर किया था। पर हम बारीकी से इन चैप्टर्स को समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम इस वीडियो को जो है सारा आकाश पर बना रहे हैं और मैं आपको समझाते हुए चलूँ। पात्र योजना मैंने लिखाई थी। इसमें पात्र क्या हैं, आपने 11th के वीडियो में भी देखा होगा कि पात्र जो है इसमें मुख्य पात्र समर है, नायिका मुख्य उसकी पत्नी प्रभा है, इसके बाद उसका बड़ा भाई धीरज है, छोटा भाई है अमर है। तो इस तरह से कहानी इसमें है। उसका जो दोस्त है प्रभाकर है। ऐसे इसमें कई पात्र हैं। उसकी बहन जो है मुन्नी है। तमाम जो है इस तरह के जो है पात्र हैं। अगर हम इस उपन्यास को अच्छे से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम हर एक प्रश्न का जो है उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आज उत्तरार्ध देखें। उत्तरार्ध का देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, उत्तरार्ध को इन्होंने रचनाकार राजेंद्र यादव जी ने सुबह कहा है। सुबह है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं। प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं हैं। उत्तरार्ध के आज पहले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। अब मैंने बताया, आप लोग जानते होंगे, मैं इसी क्रम को बताते हुए चलूँगा, थोड़ा थोड़ा जो है बुक से पढ़ूँगा भी, कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि अब समर का जो व्यक्तित्व है वह परिवर्तित होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने किसी की ज़िंदगी जो है बिगाड़ी है। सिर्फ उसको जो लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बिगाड़ी है, नहीं, अगर वह नकार देता, ना कर देता तो ज़बरदस्ती उसकी कोई शादी नहीं कर देता। लेकिन अगर उसने शादी की है, विवाह किया है, तो उस दायित्व को भी उसे निभाना पड़ेगा। वह इससे बच नहीं सकता है। इसका एहसास उसे उस समय हो गया है जब उसने अपनी पत्नी प्रभा को जो है थप्पड़ मारा है, उसे चोट पहुंचाई। और उसने इस पीड़ा को समझा कैसे, जब वह उसके पत्रों को देखता है कि उसकी पत्नी जो है प्रभा किस प्रकार अपनी दोस्त जो है मित्र रमा को पत्र लिख करके अपने पुराने दिनों को याद करती है और सोचती है कि किस तरह वे दिन कितने अच्छे थे और आज वह घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ करके अपने अस्तित्व को जो है मिटा चुकी है। फिर भी उसके अस्तित्व मिट जाने पर भी उसका जो पति है वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यह बात जब वह जानता है तो धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, क्योंकि वह धीरे धीरे शिरीष भाई के संपर्क में भी आता है। ठीक है। और उसके जो संघवादी जो विचार हैं, आरएसएस से जुड़े जो विचार हैं, वह विचार भी धीरे धीरे जाने लगते हैं और उसमें एक वैज्ञानिक चेतना, एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक वैज्ञानिक सोच का जो है विकास होने लगता है। तो आगे हम देखें। अब वह इसी दृश्य को सोच रहा है कि अब उसे सारी प्रकृति, आसपास का सारा वातावरण एक नए रूप में, नए कलेवर में जो है दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, रचनाकार के शब्दों में देखें, जब सारा आसमान सलेटी रहता हो, बस पूरब में
इस छोर से उस छोर तक छाया बैगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ता जाता हो और फिर बीच दिशा के कुहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरकाकर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो। हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ जाती हो, पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हों और धीरे धीरे नगर जागने लगता हो, तो अपनी छत की मुंडेर के सहारे एक पांव मुंडेर पर टिकाए उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसा आह्लादकारी अनुभव है, यह मैंने पहली बार जाना। आह्लादकारी यानी आनंद देने वाला यह अनुभव होता है। यह समर जो है सोच रहा है, या समर का स्टेटमेंट है, वह कह नहीं रहा है, या उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह उसने आज पहली बार जाना। पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है। कभी लगता गोला तेजी से लट्टू की तरह नाचता हुआ चक्कर खाता हुआ उठ रहा है, और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह एक एक चीज को देखता और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती हैं जैसे फव्वारे की धारियां उठती हों, और सामने ऊंचे तिमंजले मकान के एरियल का बांस सबसे पहले किरणों का स्पर्श पाता है। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। अब उसे एहसास होता है कि उसके साथ का कोई होना चाहिए, एक सह अस्तित्व, एक साथी की जो है उसे यहाँ पर जो है कमी महसूस होती है। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। फिर आगे की लाइन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लगा जैसे ज़िंदगी में खुद ही मैं पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। उन दिनों तो ना जाने किन अंधी कोठरियों में कैद था, देखता ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। अब रोशनी में आया हूँ तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरे में बंद रहने की झेप आंखें नहीं मिलाने दे रही। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊँगा, सीधा उसके चेहरे की ओर कैसे देख पाऊँगा, उन आरोप करती उल्हाने भरी आँखों का सामना कैसे कर पाऊँगा। सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा। शायद अब तो घर वाले, बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने को नहीं कहेंगी। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्करा उठा। यानी अब वह अपने वैवाहिक जीवन जीने को पूरी तरह जो है तैयार हो चुका।
थोड़ी देर पहले प्रभा उठकर गई थी, ना मैंने उसकी ओर देखा था और ना वह सीधे मेरी ओर देख पाई थी। और फिर मैं चुपचाप उठकर यहाँ चला आया। देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा। समझ में नहीं आया कि अब क्या काम करूं। लोग मुझे देखें इससे पहले ही मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था। तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा था। सड़कों पर जमादार कूड़ा खुरचते झाड़ू दे रहे थे। दूध की टंकियां साइकिल से बांधे दूध वाले किसी खुले दरवाजे के सामने खड़े थे और बच्चे को गोद में लिए चादर लपेटे कोई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे। एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया उंगली से दूध बूंद बूंद टपकता है। वह दृश्य मुझे बड़ा रोचक लगा और जब इसका ख्याल आया तो खुद ही मैंने पूछा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फव्वारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चला जा रहा हूँ। हर क्षण डर लगता कि कहीं यह बांध टूट ना जाए और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू कर दूं, देखो मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। समझ में नहीं आया था कि अपने इस आनंद को व्यक्त कैसे करूं। प्रभा की इस समय क्या हालत होगी, जो इस बात की कल्पना से ही मेरा सारा अंग रोमांचित हो जाता था। एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सींच सींच कर अणु अणु में समाई जा रही थी और सारी धरती नम हो गई थी। वो आई थी कितनी भीषण गर्मी, झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वच्छंद निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासे की तरह पी रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जिनको हम अंडरलाइन करेंगे। एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सींच सींच कर अणु अणु में समाई जा रही थी और सारी धरती नम हो आई थी। कितनी भीषण गर्मी, झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वच्छंद निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासे की तरह पी रहा था। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो प्राक कथन है, अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, इसलिए उसे सारा कुछ चारों ओर का वातावरण एक नए रूप में दिखाई पड़ रहा है, एक नए अंदाज में दिखाई पड़ रहा है। उसे लग रहा है कि अब जो है जो उसका जीवन था एक शुष्क मरुस्थल की बात, सूखे बालू के तट की तरह था, नदी तट की तरह था, लेकिन अब उस पर जो है यहाँ एक नई जो है तुलना राजेंद्र यादव ने की है। पानी न करके शराब कहा है, तो शराब की बूंदों की तरह सींच सींच करके उसके अणु अणु में यानी कण कण में जो है समा जा रही है और सारी धरती यानी उसकी जीवन रूपी धरती जो है नम हो गई है और बहुत लंबे भीषण गर्मी में झुलस जाने के बाद आज उसे स्वच्छंद निर्झर यानी झरने की शीतल शांति को उसने युगों प्यासे जो है प्यासे व्यक्ति की तरह जो है पिया। खूब जोर जोर से आवाज़ देने के बाद दिवाकर साहब ने जमाइयाँ लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। क्या है, रात को 11 बजे गया और फिर सुबह 7 बजे ही आधम का। फिर भीतर यह देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मैके में है, अब बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है। बीवी को लेकर किया गया मजाक सचमुच भीतर से मन को गुदगुदा गया। कहना चाहा किस कमबख्त की बीवी मैके में है, लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रख कर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है। चला जाऊं, निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ाया है। जो जिसका काम है सो करेगा ही, हम तो अभी आपकी बांगों से सोकर उठे हैं, मुंह हाथ धोएंगे और इम्तिहान में इतना पीले हैं, अब जरा सा आराम भी ना करें। ऐसा जो है कह रहा है। लॉर्ड आदमी हैं, तेरी तरह भगवान से यह थोड़े ही कह आए थे कि दिन निकलने से 4 घंटे पहले उठूँगा, उठते ही ठंडे पानी में डूबूँगा, फिर सारे संसार को
जगाने निकल पड़ूंगा। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोल कर कहा, ले आइए तशरीफ़। अच्छा तो चलें, अभी तो आप सजने संवारने में ही 2-2.5 घंटे लेंगे। मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया। आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है। क्या बात है, फर्स्ट डिवीज़न में पास होने का सपना दिख गया क्या? सुबह सुबह देखे सपने अक्सर सच होते हैं। उसने आलस्य से फिर जम्हाई ली। ऐसा दिवाकर ने समर से कहा। यार, इस इम्तहान की याद मत दिलाया कर, मेरी जान निकल जाएगी। पता नहीं पास भी होंगे या नहीं। फेल ही हो गए तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं है। सच बात थी, जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता तो दिमाग से हर बात उड़ जाती। दिल धड़क उठता होगा, धड़क नहीं, ना जाने क्या होगा। लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा, छोड़ो भाई, इस बारे में बात मत कर, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी से प्राण सुखाने की क्या ज़रूरत है। फिर आश्चर्य हुआ, यह भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले तो नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, अभी तक कल की बात पर माताजी का मुंह फूला हुआ है। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हो गई। इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो, मैंने तो एक बार भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। 4 लड़के हों तब भी वही बात है, और 2 हों तब भी वही। मैं चाहता हूं कि आज यह झगड़ा ठंडा हो जाए। ऐसे जो है बहुत सारे जो है प्रसंग जो है उनके बीच जो है चलते हैं, क्योंकि मित्र हैं तो इधर उधर की चर्चा जो है वे करते रहते हैं। अब इसमें जो अगर कठिन वर्ड लग रहे हैं, कुछ पैरा लग रहे हैं, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग प्रश्न जो है करिएगा इसको पढ़ते हुए। अभी जो है उसने सोचा, अब जो है दिवाकर के इन बातों को सोच करके समर सोचने लगता है कि ऐसा तो दिवाकर के घर में ये हाल है, अगर मेरे घर में प्रभा ऐसा काम करेगी, मेरे साथ थोड़ा सिनेमा देखने चल जाएगी, तो मेरी भाभी और अम्मा जी तो क्या सोचेंगे। इसलिए उसके सामने जो है पूरी अपने परिवार का भयावह दृश्य सामने आ जाता है। ठीक है, और फिर वह बताता है कि उसकी बहन मुन्नी ने क्या गलत फैसला कर लिया। अब वह उससे निकालना चाहता है, लेकिन मुन्नी जो है खुद से जो है प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए अब वह उसको कैसे मदद करे। ठीक है, तो इसके बाद समर अब समर से कहता है दिवाकर कि हमारे एक चचेरे भाई आने वाले हैं, और माताजी की नाराज़गी अगर आज ठीक हो जाए तो हम लोग उनसे जो है मिलेंगे। यही शिरीष भाई की ही बात जो है हो रही है। आप लोग पहले भाग में उनके बारे में जो है नहीं पढ़े थे, लेकिन दूसरे भाग में वह शिरीष भाई जो है आकर के हमारे सामने हाजिर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसे बहुत सारा नसीहत देता है कि भाई देखो, तुम्हें अपना पुराना जो रूप रंग है इसको चेंज करो, एक नए अंदाज में उन भाई से जो है मिलना। जैसे कि बताइए, कहता है, बाबा रे कितना घूमा है उन्होंने भी, कोई शहर नहीं छोड़ा, लेकिन भाई अपनी यह कोटी कटाना, अगर कहीं वे इसका मजाक बनाने लगे और तू बुरा मान बैठे, ऐसे ही हैं वे जरा, उन्हें यह ढोंग वोंग कम ही पसंद है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया, आपको समझाया है कि समर जो है संघी है, संघ के विचारों को मानता है, हिंदुत्ववाद को मानता है। तो इसलिए जो है
उसकी एक अलग विचारधारा है, जो मित्रों के साथ तो रहता है लेकिन उसके विचार मित्रों से भिन्न हैं। जैसे देखें, दिवाकर से कहता है, तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है। यही आपको लाइन दी जा सकती है कि तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है। यही लाइन जो है दी जा सकती है, अंडरलाइन कर। कहने को जो मन कहे सो कह लो, लेकिन समर बाबू दुनिया में इसके सिवा आई क्या। कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहाँ चीज़ें बड़ी छटी छटी आती हैं। चला हमेशा से वही आया है, उसके आसपास शब्द जाल चाहे जैसे फैला लो। तो यहाँ पर है, और दिवाकर जो है फिर बताता है कि मैंने पढ़ाया था कि कैसे इस बात को जानता है कि उसके घर में कैसे जो है मिट्टी के ढेले के जो है वो जो है गणेश जी बना लिया गया था, और उसकी पत्नी ने उनको बर्तन मांजने में इस्तेमाल कर लिया। तो कैसे उनकी माँ जो है बिफर गई थी, गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी पत्नी से। इस बात का उसे स्मरण हो जाता है जब वह इस धर्म को लेकर के आलोचना करता है। तो आज के लिए इतना ही रखें, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।